नमस्कार, मैं संदीप सर। एक न्यूज जो अभी बहुत चर्चा में है। हाँ, G20 हो रहा है, वह तो खुद ब खुद चर्चा में है ही। उसी G20 से रिलेटेड एक न्यूज है। जैसे कि आपको पता है, कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी जी के बीच में लगभग 1.5 घंटे की बातचीत में कई सारी बातें हुई, लेकिन उस बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उसको समझना। इंपॉर्टेंट यह है कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन बैक्स इंडिया फॉर परमानेंट सीट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समर्थन कर रहे हैं कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी राष्ट्रीय यूएन का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, मैं उसके परमानेंट मेंबर के लिए आपका समर्थन करता हूं। यहां पर आपको क्या क्या जानना है, पहले यह जान लीजिए आप कि आखिर यूएनएससी, जो मैं शॉर्ट में कहूंगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, यूएनएससी जो है वह एक सबसे ताकतवर संगठन है एक तरह से कहिए। और यह भाग किसका है इसको भी समझना जरूरी है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, वह यह है कि यूएनओ बेसिकली ध्यान दें आप, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 में बना था, ठीक है, उसमें उसके कई पार्ट हैं, उसके कई सब ऑर्गेनाइजेशन है, कई उप संस्थाएं हैं जिसके द्वारा अपने वो सारे काम करती। जैसे पहली संस्था है जनरल असेंबली। यह एक प्रकार का संसद मान लो इसको, पार्लियामेंट, जिसमें विश्व के सारे देश हैं। जैसे 193 कंट्री हैं, सब है और सबका एक वोट है। कोई भी बिल पास होगा, कोई भी बिल जो लाया जाता है वो इसी में लाया जाता है और उसको पास होने के लिए सबके पास एक वोट होता है, सारे देश के पास। ये एक आम संगठन। दूसरा आइए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यही है यूएनएससी, और इसी में परमानेंट मेंबर की बात करते हैं कौन? जो बाइडेन की हम भारत को सपोर्ट करेंगे। यहां पर ध्यान क्या देना है आपको, यह ध्यान दे दीजिए, वह यह है कि वैसे तो यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, लेकिन 15 में से जो 5 होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं मेंबर वो आज हैं कल नहीं, आया राम गया राम, क्योंकि इनका सिर्फ 2 साल का कार्यकाल होता है। भारत अब तक 8 बार इसमें मेंबर बन चुका है, ये 10 वाले में से। परमानेंट तो बन ही नहीं सकता है। परमानेंट मेंबर जो है, जो हमेशा रहेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। वो 5 मेंबर जो है वह यदि देखा जाए तो एक है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरा हो गया आपका रसिया, चौथा आपका हो गया फ्रांस और 5वां हो गया आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। तो आप पूछेंगे कि आखिर इतनी बड़ी बात क्यों है? और भी कई संस्थाएं हैं, इसकी सेक्रेटेरिएट है का, यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने उलाने के लिए एक सचिवालय है जिसका हेड सेक्रेटरी होता है। अभी जो यूएन सेक्रेटरी है, महासचिव है, वो एंटोनियो गुटेरेस हैं पुर्तगाल के। और भी कई संस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट है ना, और भी है। हम लोग आज सिर्फ इसकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि ये विश्व को चला रहा है ना, ये विश्व को जो रेगुलेट करता है, इसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। इनको आप डॉन मानिए, विश्व का डॉन। कैसे है डॉन, जरा समझो। मान लेते हैं कि कोई बिल आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं एक बिल आया है कि रसिया को एक आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित किया जाए, और बिल आया मान लेते हैं यूएन जनरल असेंबली में, बिल यही आता है। यदि ये पास कर देगा तो रसिया माना जाएगा कि वो एक आक्रमणकारी स्टेट है जिसने यूक्रेन पर अटैक किया है, तो उसको उसी ढंग से ट्रीट किया जाएगा भैया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यदि 193 कंट्री हैं, टोटल कंट्री में से 192 कंट्री ने
उस बिल को पास यदि कर भी दिया हो और इस परमानेंट में से यदि एक ने विरोध कर दिया, मान लेते हैं चाइना ने विरोध कर दिया और वीटो का प्रयोग कर दिया, वीटो हो सकती है, इससे किसी बिल को नाक किया जाता है, और ये वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ P5 को है, परमानेंट 5 को है, उन 10 मेंबर को नहीं जो आया राम गया राम। तो भैया ये बिल पास नहीं होगा यदि P5 में से किसी ने भी वीटो कर दिया। ये है पावर यूएनएससी का, P5 का। उसके लिए जो बाइडेन कह रहे हैं कि अब छठा सदस्य भारत बने, ऐसा उनका एक विचार। वैसे और भी चीजें देखते हैं, केवल इतना ही नहीं, कैसे मैंने कहा कि ये विश्व को चलाता है, जरा समझो। एक तो ये किसी को बोलेगा कि यह कौन आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी हु इज द अटैकर, कोई कंट्री हो, दो देशों के बीच यदि युद्ध हो रहा है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन किसने किस पर अटैक किया है? तो जो ये कह देगा वही मान्य। फिर देखिए यह क्या क्या करता है, आप देखिए। अब इसी का काम है इसको दंड देना, यानी पनिशमेंट। इसमें सबसे पहला काम वो कर सकते हैं, इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगा सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डराने के लिए आप पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। तो आर्थिक प्रतिबंध भी यही लगाएगा, यही बॉडी लगाएगा। और इसमें से भी यदि किसी ने वीटो कर दिया भैया तो बिल पास नहीं होगा, नहीं लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि आर्थिक प्रतिबंध से समाप्त नहीं हुआ, वह देश नहीं माना, तो उस पर अटैक भी हो सकता है, आक्रमण भी कर सकता है, और यह भी पांचों की रजामंदी से ही होगा। अब आप सोच सकते हैं कितनी ताकतवर संस्था है जो आक्रमणकारी राष्ट्र को पहले परिभाषित करेगा, पहले डिफाइन करेगा, फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए रिकमेंडेशन करेगा, और यदि उससे भी काम न पड़ा तो अटैक भी कर सकता है। और पॉइंट सुनिए, तो एक तरह से कहा जाए कि छोटे देशों को, जो छोटे छोटे देश हैं, उनकी यह रक्षा करता है। यदि कोई बड़ा देश अटैक कर दे तो रक्षा कर सकता है, ऐसा है क्लॉज। दूसरा पॉइंट और भी यह काम करता है, शांति की स्थापना सबसे बड़ा बात है। वैश्विक शांति के लिए भी इन्हीं के पास में सब पावर दिया हुआ है, और इसके लिए ये 3 मापदंड अपनाते हैं, 3 मेजरमेंट है इनके पास में शांति को स्थापित करने में। जैसे पहला बोला जाता है पीस मेकिंग। पीस मेकिंग का मतलब है, मान लेते हैं कि कोई एक क्षेत्र में संघर्ष हो रहा है, किसी दो देश के बीच, मान लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष हो रहा है, और यह संघर्ष आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकता है। तो कुछ चीजें जो भविष्य में युद्ध का रूप ले सकती हैं, जिससे पूरा ग्लोबल सिनेरियो खराब हो सकता है, तो इस परिस्थिति में युद्ध से पहले ही जो मेजर्स उठाए जाते हैं उसे आप पीस मेकिंग कहेंगे। मतलब यूएनओ क्या करता है, ऐसे समय में बीच बचाव करता है, दोनों देशों के यहां अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को भेजता है ताकि शांति से हल निकल जाए। इसको कहा जाता है पीस मेकिंग। दूसरा पॉइंट और क्या कर सकता है ये, दूसरा पॉइंट है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग का मतलब, मान लो अब कुछ हो ही गया हो, मान लेते हैं नाइजीरिया में या नाइजर में या कांगो में, वहां के लोगों के बीच में गृह युद्ध हो गया, आपसी युद्ध चल रहा है तब, और वहां की सरकार उसको हैंडल करने में असमर्थ, इनकैपेबल। तो वैसी परिस्थिति में ध्यान रखें, वहां की सरकार यूएनओ से अनुरोध करेगी, अब मैं कहूं यूएनओ छोड़िए, सिक्योरिटी काउंसिल से अनुरोध करेगी कि आप शांति सेना को भेजिए, क्योंकि यूएनओ की सेना को शांति सेना कहा जाता है, ब्लू हेलमेट, क्योंकि वो ब्लू हेलमेट पहनते हैं ना भैया, तो उसे भेजिए ताकि हमारे यहाँ शांति स्थापित हो। और ऐसे ही परिस्थिति में यूएनओ सेना भेजती है, वो भी इन्हीं के कहने पर। यदि ये मना कर देगा, या इसमें से कोई एक देश, 5 में से कोई एक देश मना कर दिया, तो ये नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसको बोला गया पीस कीपिंग। लेकिन इसमें आपको जिस देश में भेजना है उस देश की सरकार का रजामंदी जरूरी है। तीसरा पॉइंट, तीसरा है पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग का मतलब होता है कि हर वो कारण जो युद्ध को जन्म दे सकते हैं उन सबको दूर किया जाए। केवल संघर्ष ही युद्ध का कारण नहीं होता है, भूखमरी भी होती है, अशिक्षा भी होता है, बेरोजगारी भी होती है,
अल्प विकास भी होता है। कोई यदि भूखे मर रहा है तो दूसरे को लूटेगा ही ना भैया। तो ऐसे परिस्थिति में यूएन क्या करता है, उस क्षेत्र में विकास कार्य करता है ताकि संघर्ष के हर पॉइंट को कम किया जा सके। वहां विकास करेगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, वहां और अदर डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। इससे क्या होगा, उस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। तब आप समझ सकते हैं इस बात को कि आखिर यह कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यह सारी शक्ति P5 को है, बाकी बचे हुए 5 कंट्री को नहीं है, 10 कंट्रियों को नहीं। यहां पर इस ढंग से भी समझें, जरा यहां पर भी देखें, वो यह है कि P5 जो है, इसको इस ढंग से भी आप समझें कि जब एनपीटी आया गया था, आपको पता होगा एनपीटी 1967 में आया था, और एनपीटी लाया इसलिए गया था कि परमाणु हथियारों का प्रसार विश्व में ना हो। लगभग विश्व के सारे देश ने इस पर साइन कर दिया है, लेकिन आज तक पाकिस्तान, इजराइल और भारत ने साइन नहीं किया है। एनपीटी क्या कहता है जरा समझिए। एनपीटी यह कहता है कि जिन्होंने 1966 से पहले परमाणु हथियार प्राप्त कर लिया है वही परमाणु हथियार देश माने जाएंगे, बाकी कोई नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो P5 मेंबर है केवल वही परमाणु हथियार संपन्न माने जाएंगे और कोई नहीं, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी 1966 से पहले आ चुकी थी। अब उस एनपीटी के अनुसार भारत एक परमाणु राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन ये एनपीटी के अनुसार। तो P5 को पावर दिखाने के लिए या शो करने के लिए एनपीटी का भी इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया गया। यहां पर एक बात और भी ध्यान देना होगा कि आखिर ये यूएनओ संगठन जो आया, ये कब आया, इस पर भी एक चर्चा हो जाए, क्योंकि उसी का सब संगठन जो आपको दिखता है, यानी उसी का एक और जो कई पार्ट हैं, उसमें जो सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसी में से। तो पहले एक यूएनओ पर भी एक चर्चा थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं। यूएनओ बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, याद रखेंगे इस बात को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, 24 अक्टूबर 1945 को बना था। उस समय इसके सदस्य जो थे, फाउंडर मेंबर जो थे, वो 51 थे और P5 में P5 भी थे, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर P5 ही थे और टोटल सदस्य कितने थे, 51। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना। क्यों बना? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक संगठन बना था जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन यदि कहा जाए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, जिसके कंधों पर था कि आगे चलकर विश्व में कोई और युद्ध ना हो, बातें शांति से संपन्न हो जाए। लेकिन यह फेल रहा, क्योंकि सच्चाई है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध इसलिए हुआ, लीग इसलिए फेल हुआ, क्योंकि इसमें सबसे ताकतवर जो मेंबर है अमेरिका, वही इसका मेंबर नहीं बना। जो उस समय जो सबसे ताकतवर देशों में से एक था अमेरिका, वह इसका सदस्य बना नहीं और लीग ऑफ नेशन कमजोर रहा। सच्चाई यह है, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतिम चरण में परमाणु हथियार का प्रयोग हुआ और विश्व को अब लग गया कि यदि अब अगला कोई तृतीय विश्व युद्ध होगा तो परिणाम बहुत भयानक होंगे, इसलिए अब युद्ध मत होने दीजिए, कम से कम विश्व युद्ध तो न होने दीजिए। और इसलिए एक संगठन बनाया गया यूएनओ, ताकि लोग आपस में बैठ करके बातों के माध्यम से संघर्ष को समाप्त कर सकें। और यह भी सच है कि आज यह संगठन देखा जाए तो इसे मैं सक्सेसफुल कहूंगा, क्योंकि अभी तक कोई तृतीय विश्व युद्ध तो हुआ नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव में कहा जाए तो यह सच है या यह एक सफल संगठन माना जा सकता है। अब यहां पर एक बात और भी ध्यान देंगे, वह यह है कि ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम परमानेंट सीट के लिए भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन इनके कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि P5 में जितने मेंबर है उसमें से जो एक मेंबर है वह अभी तो कम से कम भारत को बनने नहीं देगा, और उसे आप जानते हैं, चाइना। क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन भारत के पक्ष में माने जाते हैं, लेकिन चाइना जो है
वह भारत को नहीं बनने देगा। क्योंकि अभी हाल के घटनाक्रम में आपको पता ही है, कुछ साल पहले एनएसजी के मेंबरशिप के लिए भी चाइना सबसे बड़ा रोड़ा प्रस्तुत किया और उसने मना कर दिया और भारत एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। यहां पर चाइना P5 का मेंबर है। यदि भारत को अंदर किया भी जाएगा, यदि उसे मना कर दिया, तो मैंने आपसे पहले ही कहा 192 कंट्रीज यदि एक साइड भी हो और P5 में से यदि कोई भी मना कर देगा तो आप मेंबर नहीं बन पाएंगे। भारत के मेंबर नहीं बनने का एक और भी कारण है, वो यह है क्योंकि यूएन का जो चार्टर बना, यानी इस तरह से संविधान जब बना, तो उसमें कोई क्राइटेरिया निर्धारित ही नहीं किया गया कि कौन मेंबर P5 के बनेंगे। उस समय पांचों ने मिलकर के बोल दिया हम P5 है। कोई क्राइटेरिया होता, कोई एलिजिबिलिटी होती, कोई योग्यता होता तो शायद एक मापदंड हो सकता था। चलिए मान लेते हैं न्यूक्लियर स्टेट हो, इतना पॉपुलेशन हो, इतना जीडीपी हो, इतना काम उसने वेलफेयर पर किया, कुछ तो होना चाहिए ना। कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो चाइना का विरोधी दृष्टिकोण, भारत विरोधी दृष्टिकोण, और दूसरा कोई क्राइटेरिया का ना होना, यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन भारत की भी अपनी दावेदारी है। दावेदारी यह सेंस में है कि भारत मानता है कि यूएनओ अब एक लोकतांत्रिक संगठन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उसमें सिर्फ 51 कंट्रीज थे, तो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर जो थे 5 थे, और आज 193 सदस्य हैं तो भी 5 ही हैं, और वही 5 पूरे विश्व को घुमा रहे हैं गोल गोल। ये कैसा लोकतांत्रिक संगठन है? सदस्य की संख्या 4 गुना बढ़ चुकी है और अब भी परमानेंट मेंबर इतने ही हैं, और वो वीटो का प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि वीटो सिर्फ उनके पास में है और उन 10 मेंबरों के पास में तो बिल्कुल नहीं है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, भारत अन्य कारणों से भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारत का मानना है, भारत ये कहता है कि यूएनओ के जो शांति सेना है उसमें सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक हैं। सब जानता है इस बात को, तो ह्यूमन रिसोर्स के मामले में हम उनको मदद करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट यह भी है कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीयता का सम्मान किया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, भारत हमेशा उसका सम्मान किया और हमेशा एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में नजर आता है। भारत एक विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यह भी भारत का सबसे बड़ा दबाव भी है। भारत विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है और अब तो विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन भी हो चुका है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो भारत की दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।